माँ की जादुई ड्रेस। किसी गांव में लक्षिता अपनी माँ पूनम के साथ रहती थी। पूनम फल बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। लक्षिता एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। लक्षिता का जन्मदिन होता है, तभी पूनम उससे बोलती है, लक्षिता तू जल्दी से तैयार हो जा, तब तक मैं बाजार से खाने का सामान लाती हूँ। मैं जब आ जाऊंगी फिर हम दोनों मिलकर तेरा बर्थडे मनाएंगे। तेरे कमरे में तेरा गिफ्ट रखा है, जाकर देख ले। क्या माँ, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो? मैं अभी देखती हूँ। लक्षिता कमरे में गिफ्ट देखने चली जाती है और पूनम बाजार से खाने का सामान लेने जाती है। थोड़ी देर बाद पूनम सामान लेकर घर आ रही थी, तभी रास्ते में तेज रफ्तार से एक बाइक आ रही होती है और पूनम को ठोकर मार देती है। इतनी तेज ठोकर लगने की वजह से उसी वक्त पूनम की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लक्षिता तैयार होकर घर पर अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। लक्षिता अपने मन में सोचती है, अरे ये माँ कहाँ रह गई हैं? मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। इतनी रात हो गई है और माँ अभी तक नहीं आई हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद लक्षिता सो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग लक्षिता के घर आते हैं और उसे उसकी माँ की मौत के बारे में बताते हैं। ये सब जानकर लक्षिता बहुत रोती है। उसी गांव में लक्षिता के मामा मामी रहते थे। लक्षिता की मामी निर्मला अपने पति मोहन से कहती है, लगता है इस करमचली को हमें ही पालना होगा। भला इतनी महंगाई में इसका खर्चा कैसे उठा पाएंगे? अरे निर्मला, तुम परेशान मत हो। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसने लक्षिता के लिए बहुत सारे पैसे जमा कर रखे हैं, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भला फल बेचने वाली ने ना जाने कितने ही पैसे जमा कर रखा होगा। मैं तो अपने सर पर ये बोझ नहीं रखने वाली हूँ। आप इसे अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ आइए। मोहन निर्मला की बातें सुनकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। निर्मला और मोहन की बेटी कृतिका सारी बातें सुन रही होती है। मोहन के जाने के बाद कृतिका अपनी मम्मी से बोलती है, अरे मम्मी, आप अभी कितना सुनहरा मौका छोड़ने जा रही थी। आप इतने दिनों से पापा से कह रही थी कि काम वाली लगाओ। अब आपको मुफ्त की काम वाली मिल रही है तो आप उसे नकार रही हो। कहना क्या चाहती है तू? जरा साफ साफ बोल। मम्मी, मैं तो कहती हूँ आप उस लक्षिता को हमारे घर ले आओ। उसके बाद हम उसे अपनी नौकरानी बनाकर रखेंगे। अरे वाह, तू तो बड़ी होशियार बन गई है। समझदार हो गई है मेरी बच्ची। आखिर गई तो अपनी मम्मी पर ही है। थोड़ी देर बाद मोहन वहाँ आता है, तभी निर्मला मोहन से कहती है, सुनिए, मैं सोच रही थी कि कहाँ जाएगी अकेली बच्ची, इसलिए उसे ले ही आओ। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं लक्षिता को ले आऊं? आपको क्या लगता है मैं डायन हूँ? मेरे अंदर कोई भावना नहीं है? अरे नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मान गई। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। उसके बाद मोहन लक्षिता के घर जाता है और उसे अपने साथ ले आता है। अगली सुबह निर्मला लक्षिता के कमरे में जाती है और उसे बोलती है, अरे मनहूस, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तो सोती ही रहेगी क्या? घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उसे करने तेरी माँ आएगी क्या? निर्मला की आवाज सुनकर लक्षिता उठती है और बोलती है, मामी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे से कोई गलती हुई है क्या? अरे फोकट का खाना नहीं मिलेगा तुझे यहाँ। खाने के लिए काम करना होगा, समझी? आज से घर के एक एक काम तुझे ही करने हैं। और हाँ, तूने कभी भी मुझसे और मेरी बेटी से ऊंची आवाज में कुछ कहा तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। इतना बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। उस दिन से निर्मला और कृतिका दोनों मिलकर लक्षिता को बहुत परेशान करते हैं। एक दिन निर्मला 2 बोरी गेहूं लेकर लक्षिता के पास आती है और बोलती है, सुन, ये दोनों बोरी गेहूं तुझे चक्की में पीसना है। लेकिन मामी जी, ये तो बहुत सारा है, मैं अकेले कैसे पीस पाऊंगी? अगर तुझे रोटियां खानी है तो ये करना पड़ेगा, वरना तुझे एक टुकड़ा रोटी नहीं दूंगी। निर्मला की धमकी के बाद लक्षिता गेहूं पीसने लगती है। गेहूं पीसने के बाद लक्षिता रात के बर्तन धोती है और उसके बाद अपने कमरे में जाती है। मैं यहाँ क्यों आ गई? ये मामी तो मुझे बहुत तंग करती हैं। तभी अचानक लक्षिता को उसके जन्मदिन का गिफ्ट याद आ जाता है। अरे, मेरी माँ ने मुझे जन्मदिन में एक सुंदर सी ड्रेस दी थी। मैंने अभी तक वो ड्रेस पहनकर नहीं देखी है। इतना बोलकर लक्षिता अपने सूटकेस से अपनी माँ की दी हुई ड्रेस बाहर निकालती है
और बोलती है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। इतना बोलकर लक्षिता अपनी माँ की दी हुई ड्रेस अलमारी में रख देती है। उसके बाद लक्षिता सो जाती है। अगले दिन घर का सारा काम खत्म करने के बाद खाना खाकर लक्षिता अपने कमरे में सोने जाती है। तभी निर्मला वहाँ आ जाती है और बोलती है, सुन मनोज, ये मेरी बेटी की फ्रॉक और मेरी साड़ी है, इसे अच्छे से प्रेस कर दे। इतना बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। निर्मला के जाने के बाद लक्षिता खुद में बोलती है, अरे यार, घर का सारा काम करने के बाद भी मामी मुझे रात में भी चैन से नहीं रहने देती। रात में सही से सो भी नहीं पाती और दिन में जल्दी उठना भी पड़ता है। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो हर रोज का है। इन दोनों माँ बेटी की ड्रेस बाद में प्रेस करूंगी, पहले तो मैं अपनी माँ की दी हुई ड्रेस पहन कर देखती हूँ। इतना बोलकर लक्षिता अलमारी से अपनी माँ की दी हुई ड्रेस निकालती है और उसे पहन लेती है। अपनी माँ की दी हुई ड्रेस में लक्षिता बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी वहाँ रखी निर्मला और उसकी बेटी के कपड़े अपने आप प्रेस हो जाते हैं। अरे, ये कपड़े तो अपने आप प्रेस हो गए। चलो बढ़िया है, अब मैं अच्छे से सो पाऊंगी। इतना बोलकर लक्षिता अपनी माँ की दी हुई ड्रेस पहनकर ही सो जाती है। अगली सुबह फिर से निर्मला उसके कमरे में आ जाती है और बोलती है, चल महारानी, अब उठ जा, घर के सारे काम तेरा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, रात को जो मैं तुझे कपड़े देकर गई थी वो प्रेस कर दिए ना? हाँ हाँ मामी जी, ये लीजिए कपड़े। इतना बोलकर लक्षिता किचन में काम करने जाती है। तभी किचन के सारे काम अपने आप हो जाते हैं। घर में जहाँ जहाँ लक्षिता अपनी माँ की ड्रेस पहनकर जाती थी वहाँ अपने आप सफाई हो जाती थी। अब लक्षिता भी समझ जाती है कि वो ड्रेस कोई मामूली ड्रेस नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी कृतिका निर्मला से कहती है, मम्मी, आप देख रही हो ना कि आजकल ये नौकरानी बहुत जल्दी काम कर लेती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। हाँ, सही कह रही है। वो सारे काम इतनी जल्दी कर लेती है जिसके बाद मुझे उसको मारने का कोई मौका भी नहीं मिलता। कुछ तो गड़बड़ है। आज रात को फिर मैं इसे कोई काम दूंगी। खिड़की के बाहर से हम दोनों देखेंगे कि इतनी जल्दी काम करती कैसे है। उसके बाद उसी दिन रात को निर्मला लक्षिता के कमरे में घर के सारे कपड़े और 4 बोरी गेहूं लेकर जाती है। अभी बैठकर ये सारे कपड़े प्रेस कर दे और ये सारे गेहूं भी चक्की में पीस दे। ठीक है मामी जी, आप सब यहीं रख दीजिए, मैं कर दूंगी। उसके बाद निर्मला बाहर जाती है और दोनों माँ बेटी खिड़की से लक्षिता पर नजर रखने लगती है। निर्मला के जाने के बाद लक्षिता अपनी माँ की दी हुई ड्रेस पहनती है और तभी निर्मला के दिए हुए सारे काम हो जाते हैं। ये नजारा देख कृतिका और निर्मला हैरान रह जाती हैं। अच्छा मम्मी, तो ये बात है। चलो अभी इससे इसकी ये जादुई ड्रेस ले लेते हैं। फिर कृतिका और निर्मला लक्षिता के कमरे में जाती हैं। सुन लड़की, मुझे अपनी ये ड्रेस दे दे। नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? तू अगर प्यार से नहीं देगी तो हम तेरे से छीन लेंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं उन्हें जादुई ड्रेस से जोरदार बिजली का झटका लगता है। बहुत देर तक बिजली के झटके लगने के बाद जादुई ड्रेस दोनों माँ बेटी को कमरे से बाहर फेंक देती हैं। चल कृतिका, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। उस वक्त दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह फिर से दोनों माँ बेटी लक्षिता के कमरे में जाती हैं और उससे बोलती है, हमें माफ कर दे बेटी, अब हम तुझे कभी भी तंग नहीं करेंगे। आज से हम दोनों तेरी सारी बात मानेंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो आप मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दो। उसी दिन निर्मला लक्षिता के स्कूल में एडमिशन करवा देती है। उस दिन से निर्मला और कृतिका घर के सारे काम करती थी और लक्षिता अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और लक्षिता सुकून से जीवन व्यतीत करने लगती है। गरीब काली परी। करोड़ों वर्ष पहले परीलोक की एक सुंदर सी दुनिया हुआ करती थी जहाँ सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन्हीं परियों में से मोहिनी नाम की एक बेहद सुंदर परी थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो सारा दिन भर बस आईने के सामने अपने आप को निहारा करती थी। वहीं परीलोक की सभी परियां रानी परी शबाना की आज्ञा का पालन कर निष्ठा पूर्वक कार्य करती थी, पर मोहिनी परी रानी परी की हर बात का उल्लंघन कर घमंड में चूर रहती। एक दिन की बात है,
मोहिनी परी, रानी परी ने आज दरबार में सभी परियों को एकत्रित होने के लिए कहा है। चलो, देर हो रही है, सभा शुरू होने वाली है। आज दरबार में बहुत जरूरी मीटिंग है, सभी परियों को वहाँ होना अनिवार्य है। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे आज स्टीम बात लेनी है। ये तुम क्या कह रही हो मोहिनी परी? वैसे भी तुम रानी परी की हर बात का उल्लंघन करती हो, जिसकी वजह से रानी परी तुमसे पहले से ही क्रोधित है। मोहिनी परी, इतना घमंड अच्छा नहीं। तुम्हें मेरी सुंदरता से जलन होती है। चलो जाओ यहाँ से, मुझे किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना। तुम घमंड में पूरी अंधी हो चुकी हो। मोहिनी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा घमंड एक दिन जरूर चकनाचूर हो जाएगा। ये कहते हुए सितारा परी वहाँ से चली गई और रानी परी शबाना के दरबार में पहुँची। वहाँ पहले से ही सभी परियां मौजूद थी। मोहिनी परी को वहाँ ना देख रानी परी गुस्से से बोली, मोहिनी परी कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? क्या उसे पता नहीं आज हमने दरबार में इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी है? रानी परी, मैंने मोहिनी परी से कहा था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। मोहिनी परी की इतनी हिम्मत, लगता है उसे दंड देना ही पड़ेगा। जाओ सेविकाओं, उस घमंडी परी को बंदी बनाकर फौरन मेरे पास लेकर आओ। परिलोक की सेविकाएं तुरंत मोहिनी परी के घर पहुंची और उसे तुरंत बंदी बनाकर रानी परी के सामने उपस्थित किया। रानी परी, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं। छोड़ो मुझे, नहीं तो मेरे कोमल हाथों में निशान पड़ जाएगा। मोहिनी, ये सब तुम्हारे घमंड का नतीजा है। मुझे मालूम है, सभी परियां मुझसे ईर्ष्या करती हैं, सब मेरी सुंदरता से जलती हैं, यहाँ तक कि आप भी रानी परी, क्योंकि मैं परिलोक की सबसे सुंदर परी हूँ ना। सबसे सुंदर परी होने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो, परिलोक की नियम और कानून का उल्लंघन करो। मुझ जैसी सुंदर परी का कार्य है आईने के सामने बैठकर सजना संवरना। मैं किसी भी कार्य में हिस्सा नहीं लूंगी। अब जल्दी से मुझे आजाद करो। लगता है तुम्हारा घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी जगह परिलोक में नहीं है। ये कहते हुए रानी परी ने अपनी जादुई छुरी घुमाई और खूबसूरत मोहिनी को एक बदसूरत लड़की में बदल दिया। अपना बदला हुआ रंग रूप देखकर मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो रानी परी, मुझे पहले जैसा बना दो। नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी जादुई छड़ी से निकला हुआ जादू वापस नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो रानी परी, प्लीज मुझे सुंदर बना दो। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। मुझ पर दया करो। तुम्हें ये दंड भोगना ही पड़ेगा। जब तुम्हें इसी रूप में कोई लड़का अपनाएगा, तब तुम्हें तुम्हारी अपनी असली सुंदरता वापस मिल जाएगी और तुम वापस परिलोक भी आ सकोगी। मोहिनी परी ने रोते हुए बहुत विनती की, लेकिन रानी परी शबाना अपना फैसला सुना चुकी थी। कोयले की तरह काला रंग, रूखे सूखे बाल और अजीबोगरीब नाक नक्श के साथ रानी परी शबाना ने मोहिनी परी को परिलोक से पृथ्वीलोक पर इंसानों के बीच भेज दिया, जहां मोहिनी परी दर दर की ठोकरें खाने लगी। नंगे पांव चलते चलते मोहिनी काफी थक गई। तब उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वो तुरंत उस ढाबे पर पहुंची और ढाबे के मालिक से बोली, भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चल हट यहाँ से। चेहरा तो देखो इसका, ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी चुड़ैल खड़ी हो सामने। चल भाग यहाँ से। मुझ पर दया करो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक ही रोटी दे दो। तुझे एक बार कहा सुनाई नहीं देता क्या? चल जा यहाँ से। लेकिन मोहिनी वहीं खड़ी रही। ये देख ढाबे के मालिक को बहुत गुस्सा आया। लगता है ये चुड़ैल ऐसे नहीं जाएगी। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये कहते हुए ढाबे के मालिक ने पास रखा मोटा डंडा उठा लिया। ये देख मोहिनी घबरा गई और वहाँ से दूर जाकर सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा इतना अपमान, रानी परी, ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया? इतनी छोटी सी बात पर आपने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। मोहिनी पूरी तरह टूट चुकी थी। पहले तो सुंदरता खोने का दुख और अब भूख और प्यास ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। मैं ये साधारण जीवन नहीं जी पाऊंगी। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए मोहिनी बीच सड़क की तरफ जाने लगी, जहाँ पर तेज रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही थी। तभी एक अनजान शख्स ने मोहिनी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो जो बिना देखे सड़क पार कर रही हो? अभी किसी गाड़ी से टकरा जाती तो सीधे यमलोक पहुंच जाती। तुम्हें किसने कहा था हीरो बनकर मुझे बचाने के लिए? मैं यहाँ मरने ही आई थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? इंसान का जीवन तो भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है। तुम इसे कैसे खत्म कर सकती हो? क्या कहा? उपहार? जरा देखो मुझे, इस कुरूप चेहरे और रंग के साथ मेरा जीवन बेकार है। दिन भर भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल हो रहा है। ना घर है, ना कोई परिवार। अब तुम ही बताओ, मैं जीकर करूं भी तो क्या करूं? मैं मरना चाहती हूं, समझे तुम?
मोहिनी की बात सुन वो शख्स सोच में पड़ गया। दरअसल उस शख्स का नाम था किशन, जो पास ही बन रही बिल्डिंग में मजदूरी का काम करता था। किशन की कमाई भले ही कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो मोहिनी की मदद करना चाहता था, इसलिए वो मोहिनी को समझाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें मरना है तो मर जाना, लेकिन मेरी राय मानो। भूखे पेट कभी नहीं मरना चाहिए। वहाँ पास ही मेरा घर है। मेरी माँ ने गर्मा गर्म खाना बना कर रखा है। चलो पहले तुम कुछ खा लो, फिर मरने की सोचना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। खाने का नाम सुन मोहिनी किशन के साथ चलने के लिए झट से तैयार हो गई। किशन अपनी बूढ़ी माँ जमुना के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुँचते ही मोहिनी मन ही मन बोली, ये भी कोई रहने की जगह है? यहाँ कोई कैसे रह सकता है? आओ अंदर, रुक क्यों गई? आओ मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। मोहिनी मुंह बनाते हुए झोपड़ी के अंदर गई। किशन ने अपनी माँ जमुना को मोहिनी के बारे में बताया। तब किशन की माँ ने मोहिनी को बैठने को कहा और फिर बड़े ही प्यार से एक थाली में आलू के पराठे और अचार लाई। लो बेटी, गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लो, साथ में आम का अचार भी। आलू का पराठा, अचार? खा लो, मेरी माँ के हाथ के बने हुए आलू के पराठे हैं। एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। किशन की बात सुन मोहिनी मन ही मन बोली, ये भी कोई खाना है? दिखने में तो बेस्वाद लग रहा है, लेकिन क्या करूं? अभी तो मुझे इसे ही खाना पड़ेगा। फिर मोहिनी ने बेमन से आलू के पराठे खाने शुरू किए, पर उसे आलू के पराठे बहुत स्वादिष्ट लगे और देखते ही देखते उसने 4-5 पराठे चट कर दिए। फिर मोहिनी खुश होते हुए बोली, मेरा पेट भर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अरे पर तुम जाओगे कहाँ? बेटी, मुझे किशन ने तुम्हारे बारे में सब बताया है। बेटी, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो... बेटी संकोच मत करो, बुरे वक्त में इंसान ही तो इंसान के काम आता है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यहाँ रहकर घर के कामों में थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देना। बाकी तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, तो ये बुढ़िया मुझसे घर के काम करवाना चाहती है। लेकिन चलो कुछ दिन यहाँ रहकर देख ही लेते हैं। ऐसा सोचकर मोहिनी किशन के घर में रुक गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मोहिनी की सोच और स्वभाव बदल गया। ऐसी ही एक सुबह, अरे अम्मा, आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना। लाइए, मुझे दीजिए झाड़ू, मैं सफाई कर देती हूँ। अरे बेटी, तू अकेले क्या क्या करेगी? तू आराम कर, मैं कर लूँगी। आपने कितने महीनों तक मुझे बैठाकर खाना खिलाया है, बिल्कुल एक माँ की तरह। अब मेरी बारी है। अच्छा ठीक है बेटी। अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना ही भूल गई। आज किशन घर जल्दी आएगा, फिर हम सब बाजार घूमने चलेंगे। किशन और उसकी माँ मोहिनी की हर जरूरत का ध्यान रखते थे और उसे बड़े ही प्यार से बात करते थे, जिस वजह से मोहिनी अपने बदसूरत चेहरे के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी और बहुत खुश रहने लगी थी। फिर उसी शाम बाजार में मोहिनी एक दुकान में बहुत ही सुंदर लहंगा देखते हुए बोली, अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है, काश मैं इसे पहन पाती। तभी अचानक मोहिनी की नजर दुकान पर लगे शीशे पर गई और अपना बदसूरत चेहरा देखकर उदास हो गई। क्या हुआ बेटी? चलो देर हो रही है, घर वापस चलते हैं। हाँ माँ, चलिए। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और फिर एक दिन, अरे बेटी बर्तन भांडे छोड़, जल्दी से इधर आ, ये ले तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा। ये कहते हुए किशन की माँ ने मोहिनी को एक थैला दिया। इसमें क्या है अम्मा? खुद ही खोल कर देख ले बेटी। मोहिनी ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें वही सुंदर सा लहंगा था जो उसे बाजार में पसंद आया था। अरे अम्मा, ये लहंगा तो वही है जो मैंने उस दिन बाजार में देखा था। हाँ बेटी, दरअसल ये लहंगा किशन तुम्हारे लिए लेकर आया है। कह रहा था तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर मोहिनी चौंक गई और सीधा किशन के पास जाकर बोली, सुनो, तुम ये लहंगा मेरे लिए क्यों लेकर आए? क्योंकि तुम्हें ये लहंगा बहुत पसंद था, इसलिए। पसंद तो था, पर शायद मैं सुंदर लहंगा पहनने के लायक नहीं हूँ। ये लहंगा तो किसी सुंदर लड़की को पहनना चाहिए। नहीं मोहिनी, एक बार तुम मेरी नजर से देखो, तुम बहुत सुंदर हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। मेरी माँ भी खुश रहने लगी है और मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। और मैं तुमसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, वो भी मेरी पत्नी बनकर। मोहिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर कोई उसे ऐसे रूप में कैसे पसंद कर सकता है। उसे किशन की आंखों में अपने लिए सच्चा प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और मोहिनी अपने असली रूप में वापस आ गई। वहीं किशन बेहोश हो गया। फिर वहाँ पर रानी परी शबाना प्रकट हो गई और बोली, मोहिनी परी, अब तुम्हारे विचार से असली सुंदरता क्या होती है?
रानी परी, मुझे समझ आ चुकी है कि असल में मन की सुंदरता ही असली सुंदरता होती है। तो चलो मेरे साथ, तुम्हारा दंड पूरा हुआ। मैं तुम्हें परी लोक लेने आई हूँ। रानी परी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब परी लोक नहीं जाना चाहती। अब यही मेरा परिवार है। आप मुझे पहले जैसा बदसूरत बना दीजिए। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मोहिनी की बात सुन रानी परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वहाँ से गायब हो गई। अब मोहिनी सुंदर परी नहीं बल्कि साधारण इंसान थी। तभी किशन को भी होश आ गया और फिर किशन के संग शादी कर मोहिनी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।